हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे यहाँ पे चैप्टर 14 का जो यूनिट 2 है, सेकंड पार्ट, वो है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन थोड़ा सा इसको ऐसे, अब ये डिस्पर्शन का मतलब क्या हुआ। हमने एक ग्राफ देखा था सेंट्रल टेंडेंसी वाला, हमने एक यहाँ पे ग्राफ देखा था सेंट्रल टेंडेंसी का सबसे पहले ऐसे करके, ठीक है। ओके, ये थोड़ा सा ये चेंज करते हैं, इसको बराबर था ना, ऐसा था कुछ। ओके, एक हमने ऐसा ग्राफ देखा था। सपोज यहाँ पे इसके बाद और एक ऐसा ग्राफ बन रहा है, ठीक है। ओके, फिर से और एक ऐसा ग्राफ बन रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो ये जो सेंट्रल जो वैल्यू है, जो अपना सेंट्रल वैल्यू है मीन, ये क्या है, ऑलमोस्ट सेम है ये। ओके, ये जो अपना जो सेंट्रल जो वैल्यू है ये क्या है, ये ऑलमोस्ट ये सेम है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे जो अपना रेंज है वो रेंज अलग अलग है। ओके, यहाँ पे जो सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो सेम है, लेकिन वो जो रेंज जो है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे अगर हमको इनके बीच में अगर डिफरेंस निकालना है, बाइफरकेशन करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे तो सेंट्रल टेंडेंसी के बेस पे कर नहीं सकते। यहाँ पे क्या है, ये सेंट्रल टेंडेंसी मान लेते हैं यहाँ पे सपोज मीन, ठीक है। यहाँ पे मीन मान लेते हैं, ठीक है, मीन इज सेम। बाकी भले रेंज अलग है, रेंज मतलब वो जो सैंपल्स जो हमने लिए हुए हैं वो अलग है, ठीक है। यहाँ पे रेंज नहीं लिखते यहाँ पे, सैंपल्स आर डिफरेंट। ओके, ठीक है, यहाँ पे सैंपल्स आर डिफरेंट, भले ही मीन सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमको, यहाँ पे अगर इन सारों के बीच में अगर हमको डिफरेंस चाहिए तो डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं हम। यहाँ पे मीन के बीच में तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर हमको इन सारों के बीच में डिफरेंस निकालना है तो यहाँ पे काम आता है डिस्पर्शन का, ठीक है। इन सारों के बीच में अगर अपने को फर्क जानना है तो यहाँ पे काम आता है डिस्पर्शन का, ठीक है। अब डिस्पर्शन में हम क्या देखते हैं, ये सारी चीजें डिविएट कितना हो रही है। डिविएट मतलब यहाँ पे जैसे डिफरेंस कितना, अगर यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, यहाँ तक जाएंगे तो कितना डिफरेंस है, यहाँ तक जाएंगे तो ये कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है डिस्पर्शन, ठीक है, जिसको डिविएशन भी बोला जाता है। डिविएशन से आप समझ रहे होंगे कि वो कितना ज़्यादा वहाँ पे डिविएट हो रहा है, यानी कि वो कितना ज़्यादा उन दोनों के बीच का एक डिफरेंस है, कितना ज़्यादा आगे जा रहा है जैसे भी चीज़ें, ठीक है। ओके, सो ये आ जाता है डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन का मतलब क्या हुआ, जैसे ये जो फैला हुआ है जो डाटा, ठीक है, उसको हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं डेफिनेशन क्या दिया हुआ बुक में। देखिए, द सेकेंड most important characteristics distribution is given by dispersion. Two distribution may be identical in respect of its first important characteristics. First important characteristics क्या है, central tendency। देखो आइडेंटिकल हो सकता है, and yet they may differ on the account of scatterness. Scatterness मतलब कितना फैला हुआ है डाटा, ठीक है। Scatterness मतलब कितना फैला हुआ है डाटा, ठीक है। ओके, यहाँ स्कैटरनेस का मतलब लिख लेते हैं हिंदी में, ठीक है, मार्क करके लिख लेते हैं, ठीक है। ये मार्क कर दिया हमने यहाँ पे। स्कैटरनेस का मतलब फैला हुआ डाटा, ठीक है, फैला हुआ डाटा, ठीक है। द फॉलोइंग फिगर शोज अ डिस्ट्रीब्यूशन। अब आगे देखो, वो दिया हुआ है अपने को, एक ग्राफ दिया हुआ है, देखिए ऐसा ही हमने ग्राफ बनाया था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये जो मिडिल वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सेम आ रही है, देखो ये सेंट्रल टेंडेंसी, ये जो सेम है, तो हम यहाँ से इसको हम फर्क नहीं निकाल सकते। तो अगर अपने को इन दोनों के, इन तीनों के बीच में अगर फर्क करना है तो इसके लिए क्या काम आता है, डिस्पर्शन, ठीक है। ओके, इसके लिए यहाँ पे डिस्पर्शन काम आता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ, डिस्पर्शन फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ डेविएशन
अभी मैंने बताया डिविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस यूजुअली फ्रॉम एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अप्रोप्रिएट मेजर कौन सा, इसमें कुछ भी हो सकता है। अप्रोप्रिएट मेजर हो सकता है, इसमें मीन हो सकता है, इसमें मीडियन हो सकता है, और इसमें मोड भी हो सकता है। ओके, ठीक है, हम वहां से इसका फर्क निकालेंगे। ओके, अब यहाँ पे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन दो प्रकार के, एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर। यहाँ पे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन दो प्रकार के, ठीक है, टू टाइप्स। यहाँ पे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन एक है एब्सोल्यूट डिस्पर्शन और एक आता है रिलेटिव। ठीक है, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन में यहाँ पे रेंज, फिर है मीन डिविएशन, ठीक है, फिर यहाँ पे क्वार्टाइल डिविएशन होगा, यहाँ पे है क्वार्टाइल डिविएशन, और चौथा है शायद स्टैंडर्ड डिविएशन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में एब्सोल्यूट में रेंज, मीन डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये चार है। ओके, देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए ये चार है। ठीक है, अब वैसे ही रिलेटिव डिविएशन में कुछ नहीं है, रिलेटिव डिविएशन में कुछ नहीं है, सेम चीज है, बस इसका कोएफिशिएंट होता है सबका। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है, फिर यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके, ये सारी चीजें हैं। एब्सोल्यूट डिविएशन में क्या होता है, यूनिट्स। एब्सोल्यूट डिविएशन में यूनिट्स होते हैं। एब्सोल्यूट डिविएशन में, ठीक है, एब्सोल्यूट डिविएशन में यूनिट्स के साथ होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट डिविएशन यूनिट्स के साथ होता है। ठीक है, यूनिट्स के साथ होता है। और यहाँ पे जो रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशंस आर यूनिट फ्री। आगे हम यहाँ पे फॉर्मूलेज देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यूनिट के साथ कैसे होता है और यूनिट फ्री कैसे होता है। ठीक है, रिलेटिव डिविएशन है ना, सॉरी, यहाँ पे क्या है, रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है। सॉरी, यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट डिविएशन लिख दिया है। ओके, ये है डिस्पर्शन। ठीक है, यहाँ पे ये है हमारा डिस्पर्शन। ठीक है, और ये है डिस्पर्शन आर यूनिट फ्री। ठीक है, आगे देखते हैं। ये चार चीजें हैं, ये अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेंगी जब भी आएगा क्वेश्चंस। अलग अलग चीजें पूछेंगे और वहां पे अपने को देखना पड़ेगा। अब यहाँ क्या दिया हुआ, वी मे नोट दैट फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन है। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखेंगे, कई बार थ्योरी क्वेश्चंस में आ सकता है। एब्सोल्यूट मेथड्स आर डिपेंडेंट ऑन द यूनिट ऑफ द वेरिएबल। देखिए क्या है, डिपेंडेंट ऑन द यूनिट, मैंने अभी बताया। ठीक है, whereas for the relative measures of dispersions are unit free, ये unit free होता है। For comparing two or more distributions, relative measures and not absolute measures, ठीक है, relative measure को कंसीडर किया जाता है और absolute measure को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो देखते हैं क्या मतलब हुआ। देखिए क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट नंबर, ये अपना 1 है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, अब यहाँ पे कंपैरिजन के लिए
अगर हमको कंपैरिजन करना है तो यहाँ पे लिया जाता है रिलेटिव मेजर। ठीक है, कंपैरिजन के लिए रिलेटिव मेजर लिया जाता है। पर क्यों? क्योंकि रिलेटिव मेजर्स आर यूनिट फ्री। देखिए ये जो फर्स्ट पार्ट में ये जो यूनिट फ्री लिखा हुआ है, इसी कारण रिलेटिव मेजर्स को लिया जाता है। हमने यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर में रेशियो में देखा था कि हम केजी एंड लीटर को कंपेयर नहीं कर सकते। केजी एंड लीटर कांट बी कंपेयर्ड, इसके लिए सेम यूनिट होना जरूरी है। ठीक है, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन में क्या है, वो यूनिट्स के साथ होता है। तो यहाँ पे कई बार हो सकता है कि दोनों के यूनिट्स अलग अलग हो, तो हम वहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर सकते। रिलेटिव मेजर्स यूनिट फ्री होते हैं, इसलिए हम उससे कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके। 1 और 1 को कंपैरिजन किया जा सकता है, लेकिन 1 केजी और 1 को कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। ओके, ठीक है। यहाँ पे फिर ये थर्ड पॉइंट क्या दिया, कंपेयर टू एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस आर डिफिकल्ट टू कंप्यूट एंड कॉम्प्रीहेंड। एब्सोल्यूट मेजर्स आसानी से निकाले जा सकते हैं, रिलेटिव मेजर्स निकालने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, और उसको समझने में भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्शन। An ideal measure of dispersion should be properly defined, easy to comprehend, simple to compute, based on all observation, unaffected by sampling fluctuations and amenable to some desirable mathematical treatment। यहाँ पे ऐसा ऐसा होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा कि नहीं वो पता नहीं। ठीक है, यहाँ पे उसको समराइज तरीके में लिख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, होगा कि नहीं वो जरूरी नहीं है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ही होता है कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रॉपरली डिफाइंड। फर्स्ट पार्ट है प्रॉपरली डिफाइंड, सेकंड है easy to comprehend and calculate। ओके, थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है, सिंपल टू कंप्यूट, इजी टू कॉम्प्रीहेंड, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे होना चाहिए ऑब्जर्वेशंस। चौथा पॉइंट क्या दिया हुआ है, चौथा पॉइंट है अनअफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, पर ये जैसे हो भी जाता है। अगर अपना जैसे मीन डिविएशन है वो मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताता। धीरे से अगर हम जैसे फॉर्मूलाज लेंगे तो आप लोग को ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे फिर नेक्स्ट है एमेनेबल टू सम डिजायरेबल मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। एमेनेबल टू सम डिजायरेबल मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्पर्शन। ये जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे हम यहाँ पे सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो अब इसके आगे जाते हैं हम। यहाँ पे आगे क्या टॉपिक दिया हुआ है, आगे है अपना सबसे पहला टॉपिक है रेंज। सबसे पहला टॉपिक है अपना यहाँ पे रेंज। डिस्पर्शन में फर्स्ट पार्ट है अपना, सबसे पहला है रेंज। ठीक है, अब रेंज क्या होता है, सपोज यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, एक अपने को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ 10, 12, फिर यहाँ पे 18, फिर यहाँ 25, फिर यहाँ पे 30। ठीक है, सो यहाँ पे रेंज निकालना है अपने को। तो रेंज बहुत इजी तरीका है, रेंज है जो लोवेस्ट नंबर है माइनस स्मॉलेस्ट। ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। यहाँ पे ये जो स्मॉलेस्ट नंबर है
ये लार्जेस्ट, और लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करेंगे तो हमारा रेंज आ जाएगा। इसको L से डिनोट करते हैं और इसको S से डिनोट करते हैं। तो L माइनस S करूँगा तो मेरा यहाँ पे रेंज आ जाएगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं, अगर 30 माइनस 10 किए तो यहाँ पे मेरा रेंज क्या आ गया, ये आ गया 20 आ गया हमारा रेंज यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया 20 हमारा आ गया रेंज। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में कैसे करेंगे। ठीक है, ये तो अपना सिंपल था। तो अगर इन केस ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इन केस ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अगर वैसा कुछ आ जाता है तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे। तो सपोज यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे 10 से 15, फिर यहाँ पे 15 से 20, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 20 से 25, और यहाँ पे दिया हुआ है 25 से 30। तो इसमें अगर अपने को रेंज निकालना है तो यहाँ पे हमको L के जगह में लेना पड़ेगा, लार्जेस्ट नंबर के जगह में अपर क्लास बाउंड्री माइनस जो अपर क्लास बाउंड्री ये वाला है, ये वाला जो सबसे लास्ट वाला है। ठीक है, तो लार्जेस्ट वाला, ओके, ये वाला हमको अपर क्लास बाउंड्री लेना है, लिमिट नहीं लेना है। ठीक है, और फिर इसको ले लेना है ये। ठीक है, यहाँ पे अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल। ठीक है, ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला नहीं दिया है लेकिन ये मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिफिक आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आ गया हमारा रेंज क्या आ गया, ये 30 माइनस 10 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी आ गया 20। ओके, यहाँ पे भी आ गया हमारा रेंज क्या आ गया 20। इसको लिया और इसको लिया हमने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। ओके, सो यहाँ पे एक्चुअल में हमारा ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, रेंज का एक ये फॉर्मूला हो गया और एक दूसरा फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे समराइज तरीके से लिख लेते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला, यहाँ पे रेंज के लिए यहाँ पे सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन में, सिंपल डाटा के केस में, ठीक है, रेंज इज इक्वल्स टू L माइनस एस। ओके, L माइनस एस समझ में आ गया है। ओके, और अगर यहाँ पे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी आ गया, हमारे पास आ गया ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे रेंज आ गया अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल माइनस ऑफ लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल। ठीक है, ओके, ये आ गया हमारा यहाँ पे रेंज। थोड़ा सा इधर कर देते हैं, इसको क्लियर दिखेगा। R इज इक्वल्स टू अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल। ठीक है, ये आ गया ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। अब यहाँ पे देखिए ये क्लास बाउंड्री लिखा हुआ है, ये चीज ध्यान रखिए। इफ क्लास बाउंड्री नॉट गिवन, इफ क्लास लिमिट इज गिवन, देन कन्वर्ट इट इनटू क्लास बाउंड्री। ये चीज इंपॉर्टेंट है, देन कन्वर्ट इट इनटू क्लास बाउंड्री। ओके, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यहाँ पे अगर क्लास लिमिट दिया हुआ है तो उसको हमको क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे रेंज निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन रेंज में बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट and the smallest of observations. Thus, if L and S denotes the largest smallest observation respectively, we have range is equals to L into S। ये हमने देख लिए हैं। ठीक है, ये हम वहाँ देख चुके हैं। ओके, ठीक है, the corresponding relative measure of dispersion, यहाँ पे कोएफिशिएंट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे है कोएफिशिएंट दिया हुआ है, तो इसको देखते हैं अभी, लेकिन ये नीचे वाला पहले देख लेते हैं। फॉर अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रेंज इज डिफाइंड एज द difference between the two extreme class boundaries। extreme class boundaries
वही जो हमने लास्ट वाला देखा, ठीक है, ये फॉर्मूला, ओके, यही है हमारा यहाँ पे ये रेंज है। अब यहाँ पे दिया हुआ है रेंज के साथ साथ अब यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन आ गया, तो ये साथ साथ रिलेटिव मेजर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम साथों साथ रिलेटिव मेजर भी देख लेते हैं, इसका कोएफिशिएंट भी। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अब ये सेकंड चीज आ गया हमारा यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, जो कि है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है, यहाँ पे आ गया ये कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है। तो अब अगर ये कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है तो हमने क्या बताया था कि ये यूनिट फ्री होता है, ठीक है, ये यूनिट फ्री होता है। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे L माइनस एस तो है अपने पास रेंज। अब मैं क्या करूँगा, इसका मैं परसेंटेज निकाल लूँगा, ठीक है, ओके। हम यहाँ पे जो रेंज आया है, रेंज को एज अ परसेंटेज टर्म में निकाल लेंगे। तो परसेंटेज टर्म में निकालने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी जो नंबर रहता है उसको परसेंटेज टर्म से निकालने के लिए हम यहाँ पे टोटल से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, ओके। स्कूल में पढ़ा भी होगा, L प्लस एस इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे टोटल कर दिया, नीचे लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट नंबर, तो वहाँ पे हमने टोटल कर दिया और उसको हमने मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। तो ये हमारा आ गया परसेंटेज टर्म में, ओके, ये हमारा आ गया परसेंटेज टर्म में। अगर किसी क्वेश्चंस में अगर यहाँ पे 1 से ऊपर में दिया हुआ, अगर यहाँ पे किसी क्वेश्चंस में सॉल्यूशन, इफ सॉल्यूशन इज गिवन, यहाँ पे लिखता हूँ, इफ सॉल्यूशन ऑफ ये कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज गिवन, यानी कि कोएफिशिएंट का ही होगा, ठीक है, किसी भी कोएफिशिएंट का। सॉल्यूशन ऑफ कोएफिशिएंट is given as more than one, then it would have been converted into percentage, ठीक है। अगर यहाँ पे उल्टा लिखते हैं, is given लेस देन 1, ठीक है, is given लेस देन 1, then it has not been converted into percentage, ठीक है। अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट अगर हम नहीं करेंगे, अगर मैं यहाँ पे अगर ये 100 जो दिया हुआ है, या अगर मैं 100 को अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई ना करूँ, हटा दूँ, तो L माइनस एल अपॉन ये L प्लस एस आ जाएगा, जो मेरा 0 से 1 के बीच में वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इंटू 100 करता हूँ तो वहाँ पे वो मेरा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे L माइनस एस अपॉन ये L प्लस एस कर दूँ तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, 0 से 1 के बीच में कोई भी सभी वैल्यू आ जाएगा डेसिमल्स में, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इस तरीके से निकालेंगे। अगर यहाँ पे जैसे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया तो हम वही करेंगे, वो क्लास बाउंड्रीज वाला, ठीक है, वहाँ पे हम फिर से अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री अपॉन यहाँ पे नीचे प्लस इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे रेंज में वही फॉर्मूला अपने को काम आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एक फॉर्मूला है, जैसे हमने वहाँ पे नोट्स में तो लिख ही लिया है, तो हमको यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। The corresponding relative measure of dispersion given by the ratio of difference between the two extreme class boundaries to the total of this class boundary expressed as a percentage। ये वही है जो हमने यहाँ पे क्लास बाउंड्री ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में देखा, ठीक है, ओके। ये वही चीज है, आप लोग चाहें तो इसको मार्क कर सकते हैं। ये सेम चीज को वर्ड्स में लिख दिया गया है, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है ये, ठीक है, एक हिसाब से टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, आगे क्या दिया, वी मे नोट द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रिजल्ट इन कनेक्शन विद द रेंज। यहाँ क्या दिया हुआ, रेंज रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन बट अफेक्टेड इन द सेम रेशियो ड्यू टू चेंज इन द स्केल।
यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हमने वहां पे एक देखा था, आगे जाते हैं इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है रेंज रिमेन अनएफेक्टेड, रेंज रिमेन unaffected due to change in origin. But affected due to scale, ऐसा लिखा हुआ है ना, but affected in the same ratio due to change in scale, ठीक है, but affected in the same ratio due to change in scale. इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हम वहां पे देखते आ रहे थे मीन वगैरह में, मीन मीडियन मोड में देखते आ रहे थे, y इज इक्वल्स टू जैसे a प्लस बी एक्स, ऐसा देखते आए थे हम पहले देखे थे, ये ऐसा होता था। तो यहाँ पे अगर y मीन या y मीडियन या y मोड कुछ भी होता था तो वो a प्लस बी एक्स मीडियन x मोड हो जाता था, ठीक है, ओके, इस तरीके से होता था। तो ये क्या है, ये जो है ये अपना a है, ये अपना ओरिजिन है, ओके, ये अपना a जो है ये ओरिजिन है और ये है अपना स्केल, ठीक है, ये है अपना स्केल। अब क्या बोला है, रेंज रिमेन अनअफेक्टेड ड्यू टू द चेंज इन ओरिजिन बट अफेक्टेड इन द सेम रेशियो ड्यू टू चेंज इन स्केल, मतलब रेंज को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, रेंज को अपना ये a से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ओके, रेंज को अपना यहाँ पे a से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मेरे को यहाँ पे रेंज ऑफ y निकालना है, अगर मुझे यहाँ पे रेंज ऑफ y निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, रेंज ऑफ y निकालने का तरीका है यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b लिया जाता है, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड्यूलस में, ठीक है, इनटू रेंज ऑफ x। यहाँ पे ये a का कोई रोल नहीं है। अगर मेरे को यहाँ पे ऐसा एक कोई इक्वेशन दिया हुआ है, वहां पे हमको अगर x दिया हुआ है, तो अगर मेरे को रेंज ऑफ y निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ ये x लूंगा, उसको एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड्यूलस में मल्टीप्लाइड बाय रेंज ऑफ x, ये होगा हमारा बेसिक फॉर्मूला, ठीक है, ओके। अगर हमको वैसे निकालना है तो हम ये इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, देन द रेंज ऑफ y इज गिवन बाय रेंज ऑफ y इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ x, यहाँ पे ये इस तरीके से दिया हुआ है, ओके, ठीक है। यहाँ पे आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपको वहां से जैसे उसी क्वेश्चन से अगर अपने को वहां पे कोएफिशिएंट भी निकालना तो हम वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम इससे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकाल सकते हैं हम इस क्वेश्चन में, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा था, देखिए ये एग्जांपल था एक ग्रुप्ड वाला और एक ये वाला एग्जांपल था। तो अगर हमको यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, l माइनस एस 20 है और यहाँ पे l प्लस एस, तो यहाँ पे 10 प्लस 30 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20/40 इंटू 100, ये आ जाएगा 50%, ये आ गया कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे भी सेम आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हमारा सेम आएगा, यहाँ पे भी ये है 20 और यहाँ पे भी है ये 10 प्लस 20 इंटू ये 20 इंटू ये 40/100, तो यहाँ पे भी आएगा 50%, ठीक है, ये भी आएगा हमारा सेम आएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज अगर हम दोनों तरफ निकालते हैं तो, ठीक है। ये रेंज काफ़ी इजी है, ये रेंज यहाँ पे काफ़ी इजी है। अब देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो सिंपल है, हम ऐसा कर चुके हैं, ओके। अब यहाँ पे व्हाट इज द रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे क्लास लिमिट दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे ये क्लास लिमिट दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट किया गया। तो क्लास बाउंड्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो तो सब आप लोग को पता ही होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस डिवाइड बाई 2, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस आएगा उसको डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, फिर ये
अपर क्लास बाउंड्री में उतना ऐड और लोअर क्लास बाउंड्री में उतना माइनस कर देते हैं। ठीक है, ओके। ये अपर क्लास लिमिट में उतना ऐड कर देते हैं और लोअर क्लास लिमिट में उतना माइनस कर देते हैं। ओके, ये चीज पता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए बाउंड्रीज निकाल लिया, यहाँ पे 74.5 और यहाँ 49.5, फिर यहाँ पे रेंज निकाल लिया गया है और इसके आगे फिर यहाँ से कोएफिशिएंट निकाल दिया गया है। ठीक है, ओके। फिर इसके आगे यहाँ पे निकाल दिया गया है अपने को कोएफिशिएंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब ये वाला जो क्वेश्चन है, if the relationship between x and y is given by 2x plus 3y is equals to 10 and the range of x is 15, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 14.2.3, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है। एग्जाम्पल है 14.2.3। ठीक है, हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 2x plus 3y is equals to 10 एंड रेंज ऑफ x दिया हुआ है 15। ये इक्वेशन है 2x plus 3y is equals to 10 और यहाँ पे रेंज ऑफ x दिया हुआ है 15। अब हम जैसे यहाँ पे मीन मीडियन वाले में निकालते थे, तो मीन मीडियन में क्या है, हम ऐसे इक्वेशंस में भी अगर हम वहाँ पे x का वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाता था। ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये अगर हमने यहाँ पे रेंज ऑफ x जैसे पुट अप कर देते थे तो हमारा आंसर आ जाता था, लेकिन इस केस में वो नहीं हो सकता। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको यहाँ पे रेंज ऑफ y निकालना है, तो यहाँ पे लेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x, लेकिन यहाँ पे है क्या, यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 2 है? नहीं, यहाँ पे सबसे पहले ये पूरे इक्वेशंस को मेरे को y के टर्म्स में लाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ये इक्वेशंस को पहले मेरे को y के टर्म्स में लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये इसको मैं ले लेता हूँ 3y is equals to 10 minus 2x, फिर y is equals to यहाँ पे 10/3 माइनस ये 2/3x। ओके, ये समझ में आ गया? इसको डिवाइड किए, दोनों को अलग अलग कर दिए। ठीक है, सो यहाँ पे ये इस तरीके से आ गया। तो अब अगर मेरा कोएफिशिएंट ऑफ x कोई पूछेगा तो ये मेरा है यहाँ पे -2/3। ठीक है, अगर मेरे यहाँ पे कोई भी अगर ये कोएफिशिएंट ऑफ x पूछेगा तो ये मेरा -2/3 है। सब मैं रेंज निकालूंगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2/3, मॉड्यूलस ऑफ -2/3 इंटू 15, तो ये आ जाएगा 2/3, मॉड्यूलस में रहता है तो माइनस हट जाता है, इंटू 15, तो यहाँ पे ये आ गया मेरा रेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, यहाँ पे रेंज ऑफ y आ गया 10। देखिए यही आंसर आया होगा, यही आंसर आया, रेंज ऑफ y आ गया 10। ओके, अब आते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, मीन डिविएशन। सिंस रेंज इज बेस्ड ऑन ओनली 2 ऑब्जर्वेशन इट इज नॉट रिगार्डेड एज आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने जैसे रेंज जो निकाला है वो रेंज खाली 2 ऑब्जर्वेशंस के बेस पे है। यहाँ पे सेकंड पार्ट में आते हैं, मीन डिविएशन। रेंज निकाल लेते थे तो रेंज में खाली बस लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर लेते थे, तो रेंज इज बेस्ड ऑन ओनली 2 ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, अब इसलिए सबको लगा कि नहीं, रेंज से हम सही आंसर नहीं निकाल सकते, तो क्या किया उन्होंने, एक मीन डिविएशन फॉर्म निकाला। ठीक है, मीन डिविएशन फॉर्म में क्या होता है, अब हम यहाँ पे जो सारे जो वैल्यूज है, सपोज यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं 10, 15, फिर यहाँ 12, फिर यहाँ 20, फिर यहाँ 25। अब ये क्या है, अब यहाँ से अपने को मीन डेविएशन निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बीच का वैल्यू लेंगे, या तो मीन, या तो ले सकते हैं या तो मीडियन, या तो हम मोड, ये तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मोड ज़्यादातर प्रेफर नहीं किया जाता क्योंकि मोड मोस्टली नॉट डिफाइंड है। ओके, मोड मोस्टली नॉट डिफाइंड है, इसलिए इसको प्रिफर नहीं किया जाता। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है दो भी एक जैसे मोड हो सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में सारे अलग अलग हैं, तो यहाँ पे मोड बन ही नहीं रहा है। ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे जगह में हम मोड मोस्टली नॉट प्रिफर करते हैं। ठीक है, तो मोड इज नॉट प्रिफर्ड मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, हम यहाँ पे मीन या मीडियन प्रिफर करते हैं।
तो अब अगर अपने को यहाँ पे मीन डिविएशन निकालना है, ठीक है, यहाँ पे ये अपना एग्जांपल ले लिए, तो यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में क्या था, हमने लिखा 10, 15, फिर यहाँ पे 12, फिर आगे लिखा 20 और 25, ठीक है, फिर आगे लिखा 20 और 25, ठीक है। अब हमको यहाँ पे इनका मीन निकाल लेते हैं। इनका मीन निकालोगे तो क्या आएगा, 10 + 15 + 12 + 20 + 25, ये आ गया हमारे पास 82/5। यहाँ पे क्या आएगा, 82/5 है, 16.4 आ गया मीन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिविएशन निकालेंगे, लेकिन जैसे हमने देखा है कि अगर हम यहाँ से जैसे डिविएशन निकालते हैं, ठीक है, सबका अगर जैसे मीन है, मीन के साथ अगर डिविएशन निकालते हैं तो हमारा सबका सम 0 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे 0 तो लाना नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ये xi अपने पास है, ठीक है, यहाँ पे है x बार, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मॉड्यूलस लेते हैं xi माइनस x बार का, यहाँ पे हम मॉड्यूलस ले लेते हैं, ठीक है, xi माइनस x बार का मॉड्यूलस ले लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे है 10, 15, ये 12, ये 20 और ये 25, यहाँ पे है 16.4, यहाँ पे भी है 16.4, यहाँ पे भी है 16.4, ये x बार तो सेम ही रहेगा, ठीक है। इतना सब अपने को वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आप लोगों को समझ में आ जाए करके लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 16.4 - 10, पहला क्या वैल्यू आ गया, 6.4, इसको सीधा मेमोरी में डाल सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे 16.4 - 15, यहाँ पे इसको मेमोरी में डाल सकते हैं, 1.4, फिर यहाँ पे 16.4 - 12, यहाँ पे आ जाएगा 4.4, ठीक है। फिर यहाँ पे 20 - 16.4, यहाँ पे आ गया 3.6, ठीक है। फिर यहाँ पे 25 - 16.4, ये आ गया 8.6, ठीक है। इन सब का सम करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये मेमोरी में डाला था हमने, तो यहाँ पे सॉरी मेरा मेमोरी मिस हो गया, तो फिर से इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। 4.4 + 3.6 + ये 8.6, यहाँ पे आ गया ये 24.4। लेकिन काम यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, ठीक है, ये तो हमने सब निकाल लिया, ओके। अब हम यहाँ पे इसको टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे अपना मीन डिविएशन आएगा, ये समेशन हमने क्या लिया था, xi माइनस x बार अपॉन यहाँ पे n, तो यहाँ पे क्या है 24.4/5 है ना, यहाँ 5 है, तो डिवाइड बाय 5 करेंगे तो यहाँ पे 4.88 इंटू 100 करना है, नहीं करना है, ठीक है। मीन डिविएशन में इंटू 100 नहीं करते, यहाँ पे कोएफिशिएंट में इंटू 100 करते, डिविएशन में नहीं करते, ठीक है, एब्सोल्यूट मेजर में नहीं किया जाता। तो यहाँ पे आंसर आएगा 4.88। देख लेते हैं आगे ऐसा की फॉर्मूला दिया है क्या, देखिए यहाँ पे ऐसा ही फॉर्मूला दिया हुआ है अपने को, ये समेशन xi माइनस a लिखा हुआ है, हमने वहाँ पे x बार लिखा था क्योंकि हमने मीन को लिया था। यहाँ पे a का मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, a का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, a कुड बी मीन, a कुड बी मीडियन, या a कैन बी मोड, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे हम यहाँ पे एक्चुअल फार्मूला लिख लेते हैं, md = समेशन ये मॉड्यूलस ऑफ x माइनस a अपॉन ये n, वेयर a = मीन और मीडियन या तो मोड, ठीक है। यहाँ पे a हो सकता है, मीन हो सकता है, मीडियन हो सकता है, मोड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ओके। यहाँ पे a, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन आता है कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में कैसा करेंगे, ये फिर से वैसी क्वेश्चन आता है, अगर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में कैसा करेंगे, अगर ऐसा कोई ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का केस आ जाता है तो उस केस में कैसा करेंगे। उस केस में भी सिंपल है, हमने यहाँ पे ये जैसे मीन डिविएशन का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा,
हमने यहाँ पे मीन डिविएशन का फॉर्मूला लिखा समेशन ये xi माइनस ए, ऐसा लिखा मीन डिविएशन का फॉर्मूला अपॉन यहाँ पे अभी n लिखा था। अब यहाँ पे अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगा हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे समेशन fi। ठीक है, ये सिंपल चीज है, सीधा हम यहाँ पे बस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है हमको वो चीज को, और उसका समेशन लेना है। ठीक है, डिवाइड बाय ये कितना टोटल फ्रीक्वेंसी होता है। ओके, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में यही तरीका है। अभी एक एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए, फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन डिविएशन डिफाइंड एज द अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट डिविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल देखिए अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लिखा है, मीन नहीं लिखा है। मीन डिविएशन से अक्सर क्या समझते हैं कि खाली बस मीन से ही डिविएट होता है, बट ऐसा नहीं है, मीडियन से भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला तो हमने देख लिया है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का भी फॉर्मूला हमने देख लिया है। वेयर एक्स आई एंड एफ आई डिनोट द मिड वैल्यू एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ith क्लास इंटरवल। यहाँ पे एक्स आई जैसे हमने मीन से अगर निकालते हैं तो वो आ जाता है, मिड वैल्यू निकालना पड़ता है। ठीक है, ये एक्स आई तो हमने मिड वैल्यू निकालना पड़ता है। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, n इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई, ये जो कैपिटल N है इसका मतलब ये दिया हुआ है समेशन एफ आई, जो हमने वहाँ पे लिख लिया है। In most cases we take a as mean or median and accordingly we get mean deviation and mean or mean deviation about median। इसको बोलते हैं mean deviation about mean या फिर mean deviation about median। अगर हम मीन से लेंगे तो मीन डिविएशन अबाउट मीन, या मीडियन से लेंगे तो मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। ओके, अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन अप्लाइंग मीन डिविएशन इज गिवन। अब इसका रिलेटिव मेजर भी कोएफिशिएंट भी निकाला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब इसका कोएफिशिएंट भी निकाला जाएगा। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन का फॉर्मूला मीन डिविएशन अबाउट ए, अगर वहाँ पे जो भी लिया गया है ए, ठीक है, वहाँ पे जो भी लिया गया है, जैसे यहाँ पे अगर हमने मीन लिया है तो मीन से डिवाइड करेंगे, मीडियन लिया है तो मीडियन से लेंगे, और अगर वहाँ पे मोड लिया है तो मोड से लेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मीन डिविएशन, ठीक है, अबाउट ए, जो भी है, मीन हो सकता है, मीडियन हो सकता है, मोड हो सकता है। ठीक है, डिवाइड बाय ए इंटू 100। ठीक है, ओके, मीन डिविएशन अबाउट ए। ठीक है, यहाँ पे ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ, मीन डिविएशन टेक्स इट्स मिनिमम वैल्यू व्हेन द डिविएशंस आर टेकन फ्रॉम द मीडियन। ये हमने देखा था, ये हमने लास्ट चैप्टर में हमने देखा था। मीन डिविएशन टेक्स इट्स मिनिमम वैल्यू व्हेन द डिविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीडियन। ये ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, मीन डिविएशंस मिनिमम वैल्यू कब लेगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ऑल्सो मीन डिविएशन रिमेन्स अनचेंज ड्यू टू चेंज इन ओरिजिन बट चेंजेस इन द रेशियो ड्यू टू चेंज इन स्केल। ये सेम चीज है जो हमने रेंज में देखा था, ये सेम चीज है। यहाँ पे अगर हमको मीन डिविएशन ऑफ y निकालना है तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b, यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं पहले, इफ y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ऐसा कुछ दिया हुआ इक्वेशन, देन मीन डिविएशन ऑफ y इज इक्वल्स टू यहाँ पे b इंटू मीन डिविएशन ऑफ x। ओके, ठीक है, इंटू मीन डिविएशन ऑफ x। ओके, ये आ गया हमारा ये फॉर्मूला। ठीक है, अब आगे जाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऐसा एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल कर चुके हैं। अब यहाँ पे मीन डिविएशन अबाउट मीडियन भी निकाल सकते हैं उसी तरीके से।
यहाँ पे अगर ये मीडियन वाला जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम वैसे तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए सेम फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लिया गया, इसका टोटल डिवाइड बाय n। ओके, तो यहाँ पे ये मीन डिविएशन अबाउट मीडियन आ गया है, ठीक है। अब वैसे ही कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन निकालना है तो ये डिवाइड बाय सॉरी यहाँ पे आ जाता है फिर मीन डिविएशन अबाउट मीडियन डिवाइड बाय मीन डिविएशन अबाउट मीडियन डिवाइड बाय मीडियन इनटू 100। मैं यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसके तो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, तो आप लोग वहां से वेरीफाई कर सकते हैं। हम जब इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे हम ये सारी चीजें अच्छे से और देख लेंगे। अभी खाली आप बस ऐसे रेफर कर लीजिए, ठीक है। अगर कुछ ऐसा कोई ऐसा एग्जाम्पल जो लगता है जो करना चाहिए उसको मैं यहाँ पे जरूर सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे मीन डिविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी वाला। फ्रीक्वेंसी वाला सिंपल है, हमने फॉर्मूला देखा था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये टेबल बनाया हुआ है, एक्स एफ लिखा हुआ है। यहाँ पे पहले मीन निकाला था, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मीन निकाला था, तो मीन समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। देखिए ये समेशन एफ एक्स अपॉन एन, तो ये तो हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये मीन निकाल के फिर यहाँ पे x माइनस एक्स बार, ठीक है। तो यहाँ पे ये x है और ये x बार है, ओके। हम यहाँ पे एक आध कोई अगर ग्रोथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन दिया हुआ तो उसको हम यहाँ पे करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आगे जाते हैं। देखिए ये अपने पास दिया हुआ है, ये ग्रोथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला, और यहाँ पे मीन डिविएशन अबाउट मीडियन निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे मीन डिविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, इसको करते हैं हम। यहाँ पे एग्जांपल कौन सा है, 14.2.7, इसको देखते हैं। यहाँ पे है 14.2.7। यहाँ पे वेट दिया हुआ है 40, 50, 50, 60, 60, 70 और 70, 80। हम इसको अब यहाँ पे मीन डिविएशन अबाउट मीडियन दिया हुआ तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे लेस देन वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे क्लास इंटरवल का यहाँ पे फिर यहाँ 40, फिर यहाँ 50, फिर 60, 70, 80, यहीं तक गया है, यहीं तक गया हुआ है, ठीक है। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी फिर यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको वहाँ पे टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे जितना शॉर्ट हो सके, अगर जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है तो आप डायरेक्ट यहीं पे ही ऐसा करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं 8, यहाँ पे आ गया 20, यहाँ पे 20 और 20 40 और यहाँ पे आ गया 50, ठीक है। इस तरीके से आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के फटाफट यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे हमको यहाँ पे निकालना है ये 40 to 50 के बीच में, ठीक है। यहाँ पे ये 40 to 50 के बीच में है, यहाँ पे सॉरी हम अपने तरीके से ही लिखते हैं इसको, 40, 50, 50, 60, फिर यहाँ पे 60, 70 और यहाँ पे 50, फिर ये 60, फिर यहाँ पे 60 और ये 70 और यहाँ पे 70 और यहाँ पे 80। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है हमको यहाँ पे 8, 12, 20 और 10। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 8, 12, 20 और 10। मैंने बताया था जैसे लेस देन वाला लेना है तो ये वाला लिमिट को लेके हम डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 8 लेस देन 50 में आ गया, लेस देन 60 में 12 + 8 20, लेस देन 70 में 20 + 20 40, फिर लेस देन 80 में यहाँ पे आ गया 50, ओके। तो यहाँ पे अपना लेस देन का ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया है, ओके। अब यहाँ पे मीडियन निकालने के लिए यहाँ पे n/2 सबसे पहले तो कि कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे 50/2 आएगा 25, तो इन दोनों के बीच में अब यहाँ पे ये आ गया, ये अपना है NU, ये अपना है NL, ठीक है। ये अपना है लो L2, ये अपना है L1। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन का,
यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता था, L1 प्लस यहाँ पे n/2 माइनस NL अपॉन यहाँ पे NU माइनस NL इंटू C क्लास लेंथ। L1 क्या है, L1 है यहाँ पे हमारे पास है L1 है 60 प्लस ये n/2 कितना था 25 माइनस NL कितना है यहाँ पे 20 अपॉन यहाँ पे NU क्या है 40 माइनस 20 इंटू यहाँ पे क्लास लेंथ कितना दिया हुआ है 10 का दिया हुआ है शायद। ओके, यहाँ पे एक क्लास बीच में लेंथ दिया हुआ 10th का, यहाँ पे ये 10 का गैप है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 20, ये 5 अपॉन 20 इंटू 10 प्लस 60, ये आ गया हमारे पास मीडियन। ये मीडियन आ गया 62.5। ठीक है, ओके, यहाँ पे मीडियन आ गया हमारे पास 62.5। इसको यहाँ पे मिटा के ये जो आगे का पार्ट है यहीं पे टेबल में कर देंगे। ठीक है, ये आगे का पार्ट है यहीं पे टेबल में कर देंगे। तो यहाँ पे मीडियन के लिए हम ये n/2 निकाले थे, तो ये 50/2 इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, ओके। अब ये आगे का पार्ट के लिए सबसे पहले मिड वैल्यू xi, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे xi माइनस मीडियन, इसका वो, ओके, यहाँ पे सबसे पहले ये, फिर यहाँ पे ये, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय f इंटू xi। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ पे जगह देते हैं 8, फिर यहाँ पे 20, फिर यहाँ 40 और यहाँ पे 50। ठीक है, ये था NL, ये था NU। ओके, यहाँ पे xi, यहाँ पे ये xi और यहाँ पे xi माइनस मीडियन, यहाँ पे f इंटू ये xi माइनस मीडियन। इसको मैं लिख लेता हूँ, ऐसा करते हैं, यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ मैं, इसको a लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे f इंटू a कर देते हैं ताकि यहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे 40 और 50 के बीच का, 45, फिर यहाँ 55, यहाँ पे 65 और यहाँ पे 75। अब ये xi माइनस मीडियन का मॉड्यूलस 62 माइनस 5 का माइनस 45, ये आ गया 17.5। ठीक है, फिर यहाँ पे 55, 62 माइनस 5 से 55, तो यहाँ पे आ गया मेरा 7.5। फिर यहाँ पे 65 माइनस 62.5, ये आ गया 2.5 और यहाँ पे आ गया 75 माइनस 62.5 आ गया, ये आ गया 12.5। ओके, ठीक है, यहाँ पे आ गया ये हमारा मॉड्यूलस। अब इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये डायरेक्ट हमारा यहाँ पे मीडियन आ जाएगा। तो हम इसको सीधा कैलकुलेटर में कर सकते हैं। यहाँ पे ये टोटल एक कॉलम बनाने का ज़रूरत है नहीं। ओके, ये कॉलम बनाने का ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मीन डिविएशन अबाउट मीडियन क्या आएगा, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर में करते हैं, ये हमारे पास आ गया 17.5 मल्टीप्लाइड बाई 8, इसका मेमोरी, फिर 7.5 इंटू 12, इसको भी मैं डाल दिया मेमोरी में, 20 इंटू 2.5, इसको भी डाल दिया मैं मेमोरी में, फिर इसके बाद 10 इंटू 12.5, इसको भी डाल दिया मैं मेमोरी में। सबको करेंगे मेमोरी रिकॉल। यहाँ पे सबको मेमोरी रिकॉल करके डिवाइडेड बाय यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है 50। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास आंसर आ गया, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन का वैल्यू आ गया यहाँ पे 8.1। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 8.1। ठीक है, यहाँ पे कैसा निकाला था, समेशन f, ये xi माइनस ये a मतलब यहाँ पे मीडियन और यहाँ पे समेशन fi। ठीक है, इस तरीके से हमने निकाला। देख लेते हैं यहाँ पे
सेम आंसर आना चाहिए हमारा। कुछ मिस्टेक हो गया हो तो फिर भूल चूक माफ। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं आगे। आगे मीन डिविएशन अबाउट मीडियन 8.1। ओके, वही चीज आया हमारा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे कोएफिशिएंट भी निकालना तो कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमको अगर कोएफिशिएंट निकालना है तो निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, ये कोएफिशिएंट निकालना है तो ये 8.1 अपॉन ये 62.5 इंटू 100। तो यहाँ पे 8.1 अपॉन ये 62.5, तो यहाँ पे आएगा 12.96% कोएफिशिएंट वाला। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, ये स्टैंडर्ड डिविएशन को थोड़ा सा हम यहाँ पे स्किप करते हैं, हम इसको लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, आराम से, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन ही है। तो इसके पहले हम यहाँ पे आगे जाते हैं। इसके आगे का टॉपिक जो थोड़ा जो स्टैंडर्ड डिविएशन से छोटा है उसको हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं क्वार्टाइल डिविएशन में। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं क्वार्टाइल डिविएशन में। यहाँ पे ये थर्ड पार्ट अपन ले लेते हैं क्वार्टाइल डिविएशन। वहां पे भी मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन लास्ट में लिखा था। ठीक है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे अपन आराम से। क्वार्टाइल डिविएशन, तो क्वार्टाइल डिविएशन निकालने के लिए यहाँ पे QD इज इक्वल्स टू क्या करते हैं, थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल, उन दोनों के बीच का डिफरेंस अपॉन 2। ठीक है, सो ये आ जाता है अपना यहाँ पे क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला। ठीक है, बेसिक सा चीज है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोला जाता है। इसको बोला जाता है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोला जाता है। ठीक है, क्वार्टाइल डिविएशन को बोला जाता है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो वैसे अगर अपने को इसका कोएफिशिएंट निकालना है तो हम इसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर हमको यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन निकालना है, लिखा भी नहीं रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन अगर हमको निकालना है तो यहाँ पे जैसे ये Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 किया, तो नीचे हम यहाँ पे Q3 प्लस Q1 अपॉन 2 कर सकते हैं। ठीक है, इंटू 100। लेकिन क्या है, ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन यहाँ पे बचेगा Q3 प्लस Q1 इंटू 100। ओके, हमारे यहाँ पे ये बचेगा। तो ये एक्चुअल में हमारा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन का ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। ये फॉर्मूले तो देख लिए हमने। यहाँ पे देखिए क्या लिखा, क्वार्टाइल डिविएशन प्रोवाइड्स द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। ये ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए सबसे बेस्ट मेजर है। क्यों? क्योंकि क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमको ओपन एंड क्लासिफिकेशन से हम क्वार्टाइल निकाल सकते हैं सबसे अच्छा। ठीक है, जब भी ओपन एंड क्लासिफिकेशन रहता है तो हम उससे क्वार्टाइल निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वार्टाइल इज बेस्ट मेजर फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये क्वार्टाइल इज द बेस्ट मेजर फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। ओपन एंड क्लासिफिकेशन जैसे यहाँ पे बिलो 10 लिख दिया, फिर यहाँ 10 to 20 लिख दिया, फिर यहाँ पे अबाउट 20 लिख दिया, ऐसा लिख दिया। ठीक है, ऐसे केसेस में ये क्वार्टाइल डिविएशन इज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल बनाने की कोशिश करता हूँ मैं।
यहाँ पे इसको ले लेते हैं क्लास इंटरवल, यहाँ पे ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे सीधा डायरेक्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं 5, फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे ले लेते हैं 36, ठीक है। तो यहाँ 30 अपॉन ये करेंगे तो अगर Q3 निकालना है इस केस में तो Q3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 30/4। यहाँ पे क्या आ जाएगा 90/4। 90/4 क्या आएगा हमारे पास, 90/4 आएगा 22.5। तो इन दोनों के बीच का, ठीक है, इन दोनों के बीच का है कुछ वैल्यू, ठीक है, ओके। वैसे अगर अपने को Q1 निकालना है तो n/4, तो ये आएगा 30/4। क्या आ जाएगा यहाँ पे, Q1 निकालना है तो 30/4 आएगा, यहाँ पे 30/4 आएगा 7.5, ठीक है। तो 7.5 इन दोनों के बीच का, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपने को लोअर क्लास बाउंड्री लेना है तो NL, ठीक है, ये है क्या, ये L1 आएगा, ये अपना है ये NU, ये है अपना NL, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे Q3 निकाल लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ये Q3, यहाँ पे लेंगे तो L1 कितना है अपने पास 30 प्लस NU कितना, ये ये क्या था, ये अपना आया था 22.5, ये आ गया अपना 22.5 माइनस क्या है ऊपर का NL है 20, ये है 20, फिर यहाँ पे 30 माइनस 20 इंटू 10। तो यहाँ पे अपना Q3 क्या आ जाएगा, ये अगर करेंगे तो ये 10 और 10 डिवाइड, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5, तो 32.5 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 32.5 आएगा, ठीक है। Q1 क्या आ जाएगा, Q1 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7.5, और यहाँ पे अगर देखेंगे इसमें तो L1 क्या है, L1 है अपने पास यहाँ 10 है, ठीक है। L1 है 10 प्लस 7.5 माइनस क्या है 5 है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे है 5, फिर उसके बाद है यहाँ अपने पास 10 माइनस, यहाँ पे है 10 माइनस 5 इंटू 10। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2.5/5 इंटू 10 प्लस 10, तो यहाँ पे आ गया 15, Q1 आ गया 15। तो यहाँ पे अगर अपने को रेंज निकालना है, क्वार्टाइल डिविएशन निकालना है, तो यहाँ पे अपने को क्वार्टाइल डिविएशन निकालना है तो 32.5 माइनस 15 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 2, ठीक है। सो यहाँ पे 32.5 माइनस 15 अपॉन 2, ये आएगा 8.75, ठीक है। ये आ गया हमारा क्वार्टाइल डिविएशन, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो। ये ओपन एंड के लिए ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि क्या है देखिए, मीन तो हम ओपन एंड में नहीं निकाल सकते, ठीक है, मीडियन निकाल सकते हैं ओपन एंड में, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिक्कत आ जाता है, अगर हम मीडियन निकालेंगे तो मीन डिविएशन अबाउट मीडियन निकालने के लिए हमको मिड वैल्यू चाहिए रहता है, ठीक है। मीन डिविएशन अबाउट मीडियन निकालने के लिए हमको मिड वैल्यू चाहिए रहता है, और इस केस में मिड वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है, ओके। हियर मिड वैल्यू कांट बी फाइंड आउट, हियर मिड वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे मिड वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे इसलिए ये क्वार्टाइल डिविएशन ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट रहता है, ओके। आगे देखते हैं, लाइक अदर मेजर्स ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन बट इज अफेक्टेड बाय द सेम रेशियो, ये भी सेम चीज है, बट इज अफेक्टेड इन द सेम रेशियो ड्यू टू चेंज इन स्केल। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल आप लोग अपने तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल एग्जाम्पल है, डायरेक्ट वाला, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला एग्जाम्पल है ये। यहाँ से क्वार्टाइल डिविएशन निकाल सकते हैं, यहाँ से अपन रेंज निकाल सकते हैं, ठीक है। ये अपना सिंपल वाला क्वेश्चन है, ओके। आगे जब हम यहाँ पे जैसे जैसे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब हम ये सारी चीज़ों को
देख लेंगे। आप लोग एग्जाम्पल अपने तरीके से देखिएगा। कोई भी डाउट हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दी हुई है, आप वहाँ पे मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो फिर मैं वहाँ से मैं आप लोग का डाउट सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो अब हम आते हैं हमारे जो इस जो पार्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्टैंडर्ड डिविएशन, जो कि पूरा फाइनल तक आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन पूरा फाइनल तक, और अगर आप आगे अगर आप अच्छे लेवल में कॉर्पोरेट्स में काम भी करते हैं तो वहाँ पे भी हो सकता है स्टैंडर्ड डिविएशन आपको काफ़ी ज़्यादा काम आए। ठीक है, तो ये है हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं हम अपना फोर्थ पार्ट जो कि है स्टैंडर्ड डिविएशन। हमने वेरिएंस देखा था, एक जगह हमने स्टैंडर्ड डिविएशन भी देखा था। वेरिएंस क्या होता है कि वो कितना वेरी करता है, कितना डिफरेंस है। ठीक है, कितना डिफरेंस है उसको बोला जाता है वेरिएंस। ठीक है, अब अगर हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेते थे, वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेते थे तो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाता था। ठीक है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेने से स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाता था। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन लिया जाता है सिर्फ मीन से। स्टैंडर्ड डिविएशन लिया जाता है सिर्फ मीन से। तो अब इसमें क्या फ़र्क हुआ, जैसे हम यहाँ पे एक्स आई माइनस ये एक्स बार ले लिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या फ़र्क हुआ, ऐसा तो हम मीन डेविएशन में भी लेते हैं, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, इसमें इसका स्क्वायर कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें इसका स्क्वायर कर दिया जाता है, और इसका फिर यहाँ पे ये जो समेशन जो ये इसका स्क्वायर का सम का यहाँ पे ये रूट ले लिया जाता है। ठीक है, सो ये इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन लिया जाता है। ओके, ये तरीका है हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन का। तो अब यहाँ पे जैसे फॉर्मूला अगर हम लिखें तो एच डी इज इक्वल्स टू, अगर ये सिंगल फ्रीक्वेंसी सिंगल डाटा के लिए है। ठीक है, ये है सिंगल डाटा के लिए, जैसे सिंगल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो यहाँ पे ये समेशन एक्स आई माइनस ये एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन ये एन इस पूरे का रूट। ठीक है, ये अपना अगर सिंगल डाटा के लिए फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी के लिए आ गया, अगर यहाँ पे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी के केस में आ गया तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू यहाँ पे समेशन ऑफ, आप लोग समझ गए होंगे, एफ आई। ठीक है, एफ आई एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे समेशन एफ आई का होल का स्क्वायर रूट। ठीक है, ओके, यहाँ पे बुक्स के लैंग्वेज में देख लेते हैं। Although mean deviation is an improvement over range so far as a measure of dispersion is concerned, mean deviation is difficult to compute and furthermore it cannot be treated mathematically. It cannot be treated mathematically मतलब यहाँ पे हमको मीन डिविएशन एक्चुअल में पता नहीं है कि मीन डिविएशन अबाउट मीन निकालना है कि मीन डिविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। ठीक है, हम यहाँ पे दोनों में से कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीन भी निकाल सकते हैं या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पे हम उसको मीन डेविएशन अबाउट मीन भी निकाल सकते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी निकाल सकते हैं, इसलिए उसको बोला गया है इट इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट। ठीक है, ओके, यहाँ पे हम दोनों निकाल सकते हैं, तो इसलिए द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज यूजुअली स्टैंडर्ड डिविएशन विच डज नॉट पोसेस डीमेरिट्स ऑफ रेंज। मतलब ये जैसे खाली बस दो वैल्यूज में थे, ओके, एंड मीन डिविएशन, इन दोनों का ये जो डीमेरिट्स है उसको प्रोसेस नहीं करता। ठीक है, ओके, तो इसलिए बेस्ट मेजर क्या निकाला जाता है, स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिफाइंड एज द रूट मीन स्क्वायर डिविएशन। इसको रूट मीन स्क्वायर डिविएशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज याद रख लीजिएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन कैन बी डिफाइंड एज द रूट मीन
स्क्वायर डिविएशन। ये वर्ड से समझ में आ रहा होगा, ये वर्ड से आपको फॉर्मूला भी दिख रहा होगा, रूट यहाँ पे मीन स्क्वायर डिविएशन। ठीक है, ये देखिए मीन स्क्वायर, ये डिविएशन है, ये डिविएशन है मीन स्क्वायर, और इसका रूट, ये चीज समझ में आ रहा है। ठीक है, जैसे हम डिविएशन लेते थे, ये डिविएशन है। ठीक है, ये मीन, ये स्क्वायर हो गया, ये मीन स्क्वायर हो गया, ये डिविएशन। ठीक है, और इसका रूट। ओके, ये आगे आप लोग को समझ में। आगे फॉर्मूलाज देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए यही फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर जैसे अगर नॉर्मल अगर वेरिएबल है, इफ अ वेरिएबल एक्स अज्यूम्स n वैल्यूज, ये नॉर्मल वाला डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ये फॉर्मूला। अगर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज गिवन बाय, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लेना है और ये n है अपना समेशन fi जो हम वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, हमने वहाँ पे लिखा था समेशन fi, ये वही चीज है। ओके, ठीक है, अब आगे जाते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंड कैन बी सिंप्लीफाइड टू द फॉलोइंग टर्म्स, समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर अनक्लासिफाइड डाटा, और यहाँ पे फॉर गुड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला को इस तरीके से लिखा गया, लेकिन ये अपने को उतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये अपने को उतना ज़रूरी नहीं है, क्यों उतना मेहनत करें जब हम डायरेक्ट तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके ओके, नॉट इम्पॉर्टेंट है उतना, क्योंकि अगर इसी को हमको यहाँ पे जैसे अगर उसी को फॉर्मूला को अगर हम स्प्लिट करेंगे तो ये हमारा इस तरीके से आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये उतना ज़रूरी नहीं है। अब जैसे वेरिएंस हमने बोला, ठीक है, अब मैंने सबसे पहले मैंने जब स्टैंडर्ड डिविएशन स्टार्ट किया तो मैंने वेरिएंस बोला था। ठीक है, तो वेरिएंस क्या होता है, अगर स्टैंडर्ड डिविएशन को हम यहाँ पे किससे डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन को डिनोट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा। ओके, सिग्मा से हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन को डिनोट करते हैं। तो अब अगर हमको जैसे यहाँ पे वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस मैंने क्या बोला था, मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन को डिफाइन किया था। स्टैंडर्ड डिविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, एस डी इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, ऐसा बोला था मैंने। सो यहाँ पे उल्टा भी बोल सकते हैं, वेरिएंस इज स्क्वायर ऑफ एस डी, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे वेरिएंस निकालना है तो ये सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन यहाँ पे एन, अनक्लासिफाइड डाटा के लिए। ठीक है, और ग्रुप वाले के लिए सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन यहाँ पे समेशन एफ आई। ओके, ठीक है, ये अपना आ गया ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये आ गया फॉर अनक्लासिफाइड डाटा, जो हम जिसको हम सिंगल डाटा ही बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में। ओके, और इसको बोला जाता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी के केस में ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, वेरिएंस का ये वाला फॉर्मूला काफ़ी इजी है, काफ़ी इजी है। बस यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमको कब क्या कहाँ पे कैसे निकाल रहे हैं फॉर्मूला। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, समटाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन नोन एज वेरिएंस इज रिगार्डेड एज द, ये दिया हुआ है, यही चीज़ हमने निकाल लिया। अब एक रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी आता है, जहाँ जहाँ एब्सोल्यूट होगा वहाँ वहाँ रिलेटिव होगा। ठीक है, एब्सोल्यूट के रिलेशन में कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। ठीक है, तो रिलेटिव मेजर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन को निकालना है। तो अब हम यहाँ पे इसको अरिथमेटिक मीन के बेस पे ही ले रहे हैं, हम यहाँ पे इसको अरिथमेटिक मीन के ही बेस पे ले रहे हैं। यहाँ पे जैसे हमने फॉर्मूला लिया तो फॉर्मूला में हम इसको अरिथमेटिक मीन के बेस पे ही ले रहे हैं। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो क्या आएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन इनटू 100। अगर हमको यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन इनटू 100। ठीक है,
सिंपल इस तरीके से। ओके, एक्चुअल में हम यहाँ तक हमने यहाँ पे फॉर्मूलाज देख लिया, तो एक्चुअल में स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या समझ में आया? एक्चुअल में स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या समझ में आया? सपोज ये है स्कैटर्ड डाटा, ऐसा कुछ भी, ऐसा स्कैटर्ड डाटा है, ठीक है, यहाँ पे स्कैटर्ड डाटा है। अब हमको देखना है कि ये कितना डिविएट हो रहा है, ठीक है, मीन से। तो यहाँ पे जैसे शेयर मार्केट होता है, यहाँ पे अगर शेयर मार्केट का हम अगर यहाँ पे एग्जांपल ले पाए तो, ठीक है, यहाँ पे शेयर मार्केट होता है, ऐसे 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 डाटा जाता है, एक जगह यहाँ पे आया, फिर ऐसे नीचे गिरा, ठीक है, वो ऐसे चलते रहता है। तो यहाँ पे एक जगह यहाँ पे अगर हम यहाँ तक के डाटा निकाले, तो सपोज यहाँ तक आ रहा है, ये हमारा आ रहा है मीन, ठीक है, ये हमारा अरिथमेटिक मीन। अब हमको देखना है कि प्राइस कितना डिविएट हो रहा है, ठीक है, मीन से कितना पीछे जा रहा है कि कितना आगे आ रहा है ऑन एन एवरेज, ठीक है। ये अगर मैं डाटा ले लूँ, ये आ जाता है, सपोज ये शेयर मार्केट है, ठीक है, ये है हमारा यहाँ पे शेयर मार्केट, ठीक है, मैं ले रहा हूँ लास्ट 1 मंथ का, ओके, मैं ले लेता हूँ लास्ट 15 डेज का, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होता ही है शेयर मार्केट में। मैं लास्ट 15 डेज में कितना मेरा डिविएट हो रहा है, ठीक है, मेरा यहाँ पे कितना डिविएशन हुआ, वो अगर मुझे यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे प्राइस कितना डिविएट हुआ, कितना चेंज हुआ, कितना वेरी किया, ठीक है, तो वो अपने को चेंज कर देखना है। तो यहाँ पे ये मीन आ गया, मीन से डिविएशन देख लिए, इस तरफ का, इस तरफ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, ये पूरा देख लिए, ठीक है, ये अपना ये जो ये बना, ओके। फिर हम यहाँ का भी देख लिए, क्योंकि आगे भी जा रहा है, ज़्यादा भी हो रहा है, ठीक है, इस तरफ भी जा रहा है, इस तरफ भी जा रहा है प्राइस, ओके, ये डेट आगे आगे बढ़ते जा रहा है, तो आगे आगे भी जा रहा है, ठीक है। तो हमने ये दोनों तरफ का देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों तरफ का देख के हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करते हैं, तो उससे हमको पता चलता है कि प्राइस में कितना फ्लक्चुएशंस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस में कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है। एवरेज प्राइस कितना था? एवरेज प्राइस मान लो 10 रुपये है, ठीक है, लेकिन कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब। अगर यहाँ पे सपोज मेरा अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन आता है, ठीक है, यहाँ पे सपोज अगर मेरा यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन आता है 2 का, तो यहाँ पे ये मेरा सिग्मा, इसको ऐसे लिखते हैं, अगर मेरा आता है ₹2 का, ठीक है, सिग्मा आता है मेरा ₹2 का। और अगर मेरा मीन प्राइस कितना है, यहाँ पे मेरा मीन है यहाँ पे ₹10, ठीक है, सो प्राइस कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस मेरा 10 से +-2 हो रहा है, ठीक है, मतलब एक्चुअल जो एवरेज जो फ्लक्चुएशन जो कितना है, ये +-2, या तो 2 रुपये इधर कम हो रहा है, 2 रुपये ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, ये है मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन, ओके, ये है मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब, ओके, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन का एक्चुअल मतलब ये होता है। ये अपने को आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, एफएम वगैरह पढ़ेंगे, एफएम एसएफएम वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ पे ये काम आएगा, ठीक है। तो अब इसको आगे देख लेते हैं, इसका इलस्ट्रेशंस। यहाँ पे फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन एंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये सिंपल डाटा का क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे ये सिंपल डाटा का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x1, ये यहाँ पे अपने को दिया हुआ है xi², ये हमको यहाँ पे सिंपल डाटा दिया हुआ है, ठीक है। हम इसको अपने तरीके से ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर है 14.2.9, 14.2.9। उनको यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, यहाँ पे इसको ले लेते हैं x, ये है अपना xi, तो यहाँ पे क्या आएगा, 58926 नंबर है 58926, ओके। 5 8 फिर ये 9 फिर ये 2 फिर ये 6, ठीक है।
यहाँ पे हम निकालेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, का होल स्क्वायर। एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डायरेक्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पे पहले एक्स बार यहाँ पे क्या आएगा 5 + 8 + 9 + 2 + 6 डिवाइड बाय 5। यहाँ पे आ रहा है एक्स बार आ रहा है 6, ठीक है। एक्स आई माइनस एक्स बार डायरेक्ट निकालते हैं 5 - 6 इंटू 5 - 6 मल्टीप्लाइड बाय इसका 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 8 - 6 फिर मल्टीप्लाई करके इक्वल टू दबाएंगे तो यहाँ पे 4। इसको आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे मेमोरी में भी पुट अप कर सकते हैं। जैसे अपन वैसे मैंने क्या किया 5 - 6 फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई दबाया फिर इक्वल टू दबा के फिर मैं कर दिया इसको मेमोरी में प्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मेरा ये वैल्यू है ये सीधा मेरा मेमोरी में चले गया, ओके, ठीक है। ये अनक्लासिफाइड डाटा के लिए ये ट्रिक काम आ सकता है। फिर यहाँ पे मैंने किया 8 - 6 मल्टीप्लाइड बाय इक्वल टू, फिर यहाँ पे इसको भी मैंने प्रेस कर दिया मेमोरी में 4। फिर यहाँ पे 9 - 6 फिर ये मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगा, फिर ये इक्वल टू, इसको भी मैंने मेमोरी में प्रेस कर दिया, यहाँ पे आएगा 9 आएगा, ठीक है। फिर ये 2 - 6 ये मल्टीप्लाई करके इक्वल टू करके फिर मैंने इसको मेमोरी में प्रेस कर दिया, यहाँ पे आएगा 16। फिर ये 6 - 6 मल्टीप्लाई करके इक्वल टू करके मेमोरी, ये तो आ गया 0, ठीक है, ओके, ये आ गया 0। अब मैंने अब ये सारों का अगर ये सम करेंगे हम, समेशन एक्स आई माइनस ये एक्स का होल स्क्वायर, अरे सॉरी ये मिस्टेक हो जा रहा है, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग में यही सब होता है, कई बार हो जाता है मिस्टेक क्योंकि कोई करेक्ट करने वाला है नहीं ना आप लोग। यहाँ पे एक्स आई माइनस ये एक्स बार का ये सम, ये आ गया हमारा यहाँ पे 30, देख सकते हैं 6 + 9 25 और ये आ गया 30, सीधा मेमोरी रिकॉल कर दिया था, यहाँ पे ये आ गया 30। अब यहाँ पे अगर अपने को स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ये 30/5, तो यहाँ पे आ जाएगा √6। √6 निकाल सकते हैं, 6 का रूट आएगा 2.45, यहाँ पे आ रहा है स्टैंडर्ड डिविएशन आ रहा है 2.45, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 2.45, देखते हैं बराबर आ रहा है कि नहीं, आंसर आ रहा है हमारा सेम आंसर। तो देखिए इसमें उन्होंने क्या किया था, वो जो दूसरा जो सिंप्लीफाई करके जो फॉर्मूला लिया था वो लगा दिया, हमने यहाँ पे हमारा ही फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है, सो उससे भी वही चीज़ आ रही है, ओके। अब यहाँ पे अगर कोएफिशिएंट भी निकालना तो कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं, यहाँ पे कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं, यहाँ पे हमको अगर जैसे कोएफिशिएंट निकालना है तो यहाँ पे एस डी क्या है 2.45, अरिथमेटिक मीन क्या था 6 × 100, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.45/6, ये आ गया मेरा 40.83, ये आ गया हमारा कोएफिशिएंट, ओके, ये आ गया हमारा कोएफिशिएंट। Show that for any two numbers a and b standard deviation is given by absolute of a minus b। अभी ऐसा तो अपने को प्रूफ तो पूछेगा नहीं, लेकिन वहाँ पे आगे ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एच डी ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे एच डी ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स बोला है, हमको यहाँ पे प्रूफ का जरूरत नहीं है, हम सिर्फ खाली बस ये फॉर्मूला याद रख लेते हैं, ठीक है। हमको यहाँ पे प्रूफ का ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम में इतना सारा लिखना तो है नहीं हमको, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट एन, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, स्टार्टिंग से बोल रहा है, यहाँ पे 1 से अगर स्टार्ट होगा तो ही फिर उसको काउंट किया जाएगा, अगर बीच में कहीं का नेचुरल नंबर्स है तो फिर उसका फार्मूला ये नहीं बनेगा। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है √n² - 1/12, रूट ऑफ ये n² - 1/12, ठीक है, एच डी ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इतना सारा अपने को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे प्रूफ अपने को पूछेगा नहीं एग्ज़ाम में, ठीक है, ओके।
we consider the following formula for computing standard deviation from the group frequency distribution with a view to saving time and computational labor। अगर हमको टाइम बचाना है और वहाँ पे लेबर बचाना है, ये वो वाला फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड स्टेप डिविएशन मेथड जो हम लेते थे ना, ये स्टेप डिविएशन मेथड से फॉर्मूला है। जब अपने को थोड़ा सा, जब अपने पास कैलकुलेटर नहीं है और कुछ है नहीं, तब हम ये फॉर्मूला ले सकते हैं। यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। एच डी का एक फॉर्मूला है बाय स्टेप डिविएशन मेथड के लिए, ठीक है। ये एच डी बाय, इसको लिख लेते हैं एच डी का दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला फॉर एच डी, फ्रीक्वेंसी वाले के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है अपने को, रूट ऑफ समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर बाई एन, समेशन ऑफ एफ आई डी आई स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाय एन का होल स्क्वायर, समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाय एन का होल स्क्वायर और इसका रूट, ठीक है। यहाँ पे अपने को पता है डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एन, ये तो पता है, ओके। सॉरी, यहाँ पे सी होता है ना, वही यहाँ पे मिस्टेक कर दिया मैंने, सी लिखना था, यहाँ पे एन लिख दिया, ओके, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चंस है, आप एग्जांपल्स है, एग्जांपल आप देख सकते हैं। हम जब नेक्स्ट क्लास में जब इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे तो अब हम सारी चीज़ें इसको देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अज्यूम्ड बाय अ वेरिएबल आर कांस्टेंट दैट इज इक्वल, अगर सारे वेरिएबल अगर इक्वल हैं देन एच डी इज जीरो। अगर सारे वेरिएबल अगर इक्वल है तो स्टैंडर्ड डिविएशन आता है जीरो। This means that all values taken by variable x is case and then s is equals to 0. The result applies to range as well as mean deviation. ये चीज तो समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ये चीज सिंपल है, समझ में आना चाहिए। इफ ऑल द वैल्यूज आर कांस्टेंट या तो बोला जाएगा सेम, ठीक है। अगर ऐसा है देन स्टैंडर्ड डिविएशन एच डी इज इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ पे मीन भी जीरो होगा, यहाँ पे रेंज भी जीरो होगा। ये तो सिंपल चीज है, ये तो समझ में ही आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर सारे वैल्यूज अगर सेम होंगे तो मीन भी वही आएगा, और अगर मीन अगर सेम आया तो अगर उन दोनों को माइनस करेंगे तो फिर हमारा सारा वैल्यू जीरो जीरो ही आएगा, ठीक है। ये चीज़ तो सिंपल है, समझ में आ रहा है। सपोज यहाँ पे है 10, अगर यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे 10, फिर ये 10, फिर ये 10, फिर ये 10, ये 4 वैल्यूज है, ठीक है। तो अगर मैं इसका मीन निकालता हूँ, अगर मैं मीन निकालता हूँ तो एक्स बार भी आ जाएगा मेरा 10, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार भी निकालूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 0, ठीक है। इसका स्क्वायर भी करूँगा तो भी मेरा 0 आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे रेंज भी निकालता हूँ तो लार्जेस्ट नंबर भी 10 है और स्मॉलेस्ट नंबर भी 10 है, तो ये भी आ जाएगा मेरा 0, ठीक है, ओके। तो ये तो समझ में आ रहा है। अब एच डी रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन बट इज अफेक्टेड बाय द सेम रेशियो ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। ये वही चीज़ दिया हुआ है जो यहाँ पे सारी चीज़ों में दिया हुआ है। जैसे सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड एक साथ चल रहे थे, वैसे यहाँ पे सारे डेविएशंस एक साथ चल रहे डिस्पर्शन में, ओके। सब लोग ने एकता बना के रखी हुई है, ठीक है। सब लोग ने एक यूनिटी बना के रखी हुई है कि नहीं, डिस्पर्शन वाले सब इसी तरीके से रहेंगे और सेंट्रल टेंडेंसी वाले सारे इसी तरीके से रहेंगे। सो यहाँ पे अगर मैं यही अपन ऐसा ही इक्वेशन लेते हैं, अगर ये y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, अगर ऐसा ही इक्वेशन है तो यहाँ पे अगर एस डी ऑफ y निकालना है मेरे को, अगर मेरे को यहाँ पे एच डी ऑफ y निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इंटू एच डी ऑफ
x, ठीक है। यहाँ पे ये भी वही चीज है, ठीक है, ओके। यहाँ पे ये वही चीज दिया हुआ है, इतने समय से वही देख रहे हैं। अब यहाँ थर्ड प्रॉपर्टी, इफ देर आर टू ग्रुप्स कंटेनिंग n1 and n2 observations, x1 and x2 as respective arithmetic mean, s1 and s2 as respective standard deviations, then the combined SD is given by। अब यहाँ पे combined SD निकालना है तो इसका क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे देखिए combined SD निकालने का फॉर्मूला है, यहाँ पे जो थर्ड वाला जो दिया हुआ है यहाँ पे combined SD, ठीक है। यहाँ पे कंबाइंड एसडी निकालने के लिए रूट और रूट तो आएगा ही, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है n1 s1 स्क्वायर, ऐसा ही दिया हुआ है, ओके, n2 s2 स्क्वायर, फिर n1 d1 स्क्वायर, फिर n2 d2 स्क्वायर, यहाँ पे n2 s2 स्क्वायर, ओके, फिर यहाँ पे n1 d1 स्क्वायर, फिर यहाँ पे n2 d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। जैसे अरिथमेटिक मीन निकालते थे तो कैसे होता था, अरिथमेटिक मीन निकालते थे तो n1 प्लस यहाँ पे n1 x1 बार होता था, ओके, यहाँ पे n1 x1 बार होता था प्लस n2 x2 बार डिवाइड बाय n1 प्लस n2, इस तरीके से निकाला जाता था। अब यहाँ पे d क्या होगा, d अपना वही फिगर होना चाहिए, यहाँ पे d है देखिए, वे d1 इज इक्वल्स टू x1 माइनस एक्स बार और d2 इज इक्वल्स टू x2 माइनस एक्स बार। यहाँ पे है d इज इक्वल्स टू x1 माइनस d1, सॉरी, यहाँ पे है d1 इज इक्वल्स टू x1 माइनस एक्स बार, सॉरी, यहाँ पे x1 माइनस एक्स बार और यहाँ पे d2 इज इक्वल्स टू x2 माइनस एक्स बार हम निकाल पाएंगे ये फॉर्मूला से जो अभी हमने रिवाइज किया था, ठीक है। दिस रिजल्ट्स कैन बी एक्सटेंडेड टू मोर देन 2 ग्रुप्स, फॉर x मोर देन 2 ग्रुप्स वी हैव समेशन n1 s1 स्क्वायर एंड समेशन n1 d1 स्क्वायर अपॉन समेशन n1, ऐसा आएगा, ठीक है। अगर ये 2 से ज़्यादा ग्रुप्स हैं तो यहाँ पे समेशन वाला फॉर्मूला ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, फॉर मोर देन 2 ग्रुप्स। ये सब मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को, जैसे ये अगर आप लोग यहीं से रिवाइज करना चाहें तो आप लोग यहीं से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एस डी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एच डी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ समेशन n1 s1 स्क्वायर प्लस समेशन, सॉरी एक सेकेंड, एक बार क्या भूल जा रहा हूँ, सही लिख रहा था मैं पर डाउट हो गया था, ओके, ठीक है। यहाँ पे एन आई होगा, सॉरी ये होना चाहिए एन आई होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डिवाइडेड बाय समेशन एन आई होना चाहिए ये, ओके, ठीक है, ये होगा एन आई, ठीक है। वहाँ पे n1 और यहाँ पे 2 ही थे इसलिए n1 n2 लिखा गया था, ओके। इसको भी ये चार्ट में डाल सकते हैं बॉक्स में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस हम आगे देखेंगे वहाँ पे, ठीक है। हम वहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे, यहाँ पे कुछ अपना कॉन्सेप्ट ना छूट जाए, क्वेश्चंस तो हम वहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेंगे। एग्जांपल्स अपने तरीके से देखिएगा क्योंकि एग्जांपल्स के पूरे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं इसलिए मैं नहीं कराता, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपना ये स्टैंडर्ड डिविएशन भी टॉपिक भी खत्म होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन भी टॉपिक भी यहाँ पे खत्म होता है, ओके। यहाँ पे कुछ मिस तो नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं कोई प्रॉपर्टी या कुछ भी बुक में।
यहाँ पे आगे जाएंगे तो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं क्वार्टाइल, फिर यहाँ पे मिक्स्ड क्वेश्चन, अब यहाँ पे आ गए समरी, और यहाँ पे फिर अपने पास है एक्सरसाइज क्वेश्चंस। सो यहाँ पे अब यहाँ पे आज हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये पूरे खत्म होते हैं। हमने सारे यहाँ पे फॉर्मूलेज देख लिए हैं, सारी चीजें मैंने एक साथ यहाँ पे लिखी हुई है एक ही यहाँ पे स्लाइड्स में। ये स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि फिर आप लोग जब चाहें इसको रेफर करके यहाँ यहीं से इसको रिवाइज कर सके, फॉर्मूलेस और वो सारी चीजें भी। ओके, सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे इसके सारे। तब तक आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लीजिएगा। क्या है, अगर तुरंत करते हैं ना हम अगर क्वेश्चंस तो तुरंत तो बन ही जाते हैं, लेकिन अगर उसको थोड़े थोड़े गैप में अगर हम उसको क्वेश्चंस को करने जाए ना तब पता चलता है कि अपने को चीज़ें याद है या फिर याद नहीं है। ठीक है, सो अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस को करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय एवरीबॉडी।